कोड बोलते हैं। इंटरमीडिएट मतलब बीच का कोड ना, या जो हमारे पर्सन है उनके भी काम का नहीं है, और जो मशीन है सीपीयू उसके भी काम का नहीं। एक फैंसी नाम, इनक्रिप्टेड कोड, इंटरमीडिएट कोड की जगह पर एक फैंसी वर्ड यूज करा गया, बाइट कोड, कि मेरे प्रोग्राम का क्या बन जाएगा, बाइट कोड बनेगा। बाइट कोड क्या है भाई, इनक्रिप्टेड कोड मेरे प्रोग्राम का, या एक इंटरमीडिएट कोड आ गया, ये बन गया। मैंने कहा ठीक। अब ये कोड सीपीयू को अगर आप दोगे तो सीपीयू रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि सीपीयू को ये समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि ये 0 1 है ही नहीं हमारा। ठीक। अब क्या होगा, अब इंटरप्रेटर का दूसरा कंपोनेंट जिसका नाम होता है पाइथन वर्चुअल मशीन, और इसको शॉर्ट में पीबीएम के नाम से जानते हैं, पीबीएम। ये कंपोनेंट का काम है बाइट कोड को रीड करना, और रीड करने के बाद बाइट कोड का मशीन कोड बनाना, और मशीन कोड बनाकर पास कर देना किसको, सीपीयू के। और वो बाइट कोड कहीं सेव नहीं होगा, सीधा बाइट कोड कहाँ जाएगा, हमारा सीपीयू के पास जाएगा, और जब सीपीयू रन कर देगा तो उसे डिलीट कर दिया जाएगा। जब हमारा पीबीएम सारे बाइट कोड का मशीन कोड बनाकर सीपीयू से रन करवा लेता है, तो बाइट कोड को भी डिलीट कर दिया जाता है। मशीन कोड तो रन होते ही डिलीट हो गया, बाइट कोड जब सब कुछ रन हो गया तो बाइट कोड को भी डिलीट कर दिया जाता है। हमारे पास क्या बचा, हमारा लिखा प्रोग्राम, और इधर हमारा सीपीयू से निकला हुआ आउटपुट। बीच में जो हुआ वो हमें पता ही नहीं चला कि हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब आपको पहले पिक्चर बताई गई थी कि इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे लिखे प्रोग्राम का, जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसका मशीन कोड बना देता है। ये बना दिया मशीन कोड। ये थी बहुत आउटर पिक्चर। ये बस पहली बार में इंटरप्रेटर को जब बताया जाता है तो ऐसे ही बताया जाता है कि इंटरप्रेटर क्या करता है, मशीन कोड बनाता है। लेकिन जब आप समझने जाते हैं तो इंटरप्रेटर ये काम खुद नहीं करता, उसने ऐसा करने के लिए दो लोगों को रखा हुआ है, एक का नाम है कंपाइलर और एक का नाम है पीबी। कंपाइलर आधा काम करता है, हमारे लिखे कोड में गलतियां ढूंढता है, गलतियां मिलने पर सिंटैक्स एरर देकर प्रोग्राम बंद कर देता, आगे कुछ नहीं आता। गलती ना आने पर बाइट कोड बनता है। बाइट कोड फिर हमारा मशीन कोड में ट्रांसलेट होता है बाई पीवीएम। अब कुछ लोगों को कॉलेज लाइफ से एक बात पता होगी, अगर आपने कभी कॉलेज लाइफ में इंटरप्रेटर शब्द को सुना हुआ है तो, नहीं सुना हुआ है तो हमें ये समझना है, क्योंकि ये डिस्कशन होता है कई बार। मान लीजिए मेरे प्रोग्राम में 4 लाइन है, ठीक है। अब जब हम 4 लाइन के प्रोग्राम को इंटरप्रेटर को रन करने देते हैं तो हम तो ये सोचते हैं हमने इंटरप्रेटर को दे दिया, सारा काम होकर हमें सीधा आउटपुट देखेगा। इंटरप्रेटर पहले कंपाइलर को एक्टिवेट करेगा। अब कंपाइलर का बिहेवियर क्या है वो सीखना है। कंपाइलर ऐसा नहीं करता कि पहली लाइन उठाई, उसका सिंटैक्स एरर चेक कर दिया, बाइट कोड बना दिया, फिर उठाई दूसरी लाइन, सिंटैक्स एरर चेक करा, बाइट, नहीं, ऐसा नहीं होता। कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ पढ़ता है। अगर मेरे प्रोग्राम में 100 लाइन है, 99 लाइन सही लिखी है, 100वीं लाइन पर एक छोटी सी सिंटैक्स एरर है, तो कंपाइलर बाइट कोड फाइल नहीं बनाएगा। बाइट कोड लाइन बाय लाइन नहीं बनता। बाइट कोड जो इंटरनली बनता है वो पूरे प्रोग्राम का एक साथ बनता है। अगर पूरे प्रोग्राम में कहीं भी सिंटैक्स एरर आ गई तो पूरे प्रोग्राम का बाइट कोड नहीं बनेगा, और जब बाइट कोड ही नहीं बना तो मशीन कोड किसका बनेगा, मशीन कोड तो बाइट कोड का ही बनता है, और बाइट कोड तो आपका बना ही नहीं है अभी, यानी कि कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक बार आपका बाइट कोड बन गया तो ये बाइट कोड जब पीबीएम मशीन कोड में कन्वर्ट करता है तो ये लाइन बाय लाइन करता है। तो पीबीएम बाइट कोड को एक साथ मशीन कोड में ट्रांसलेट नहीं करेगा, बाइट कोड से पहली लाइन उठाएगा, उसका मशीन कोड बनाएगा, मशीन कोड सीपीयू के पास जाएगा। उसके बाद पीबीएम इस बाइट कोड की दूसरी लाइन उठाएगा,
उसका मशीन कोड बनाएगा, फिर सीपीयू को देगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस हमारा पीवीएम करेगा। कॉलेज लाइफ में हमें ये बताया जाता है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो वो बात पाइथन के अंदर किस लेवल पर हमारी इम्प्लीमेंट हुई है वो हमें समझना होगा कि एक्चुअल में इंटरप्रेटर खुद कोई काम नहीं करता है। इसने काम को करवाने के लिए दो कंपोनेंट्स रखे हुए हैं, एक का नाम कंपाइलर है, एक का नाम पीवीएम है। तो जो आप ऊपर से बताते हैं इंटरप्रेटर के बारे में, वो एक्चुअल में इंटरप्रेटर के अंदर पीवीएम का बिहेवियर होता है, लाइन बाय लाइन बाइट कोड का मशीन कोड बनाना, ना कि मेरे लिखे प्रोग्राम का बनाना। और कंपाइलर काम होता है हमारे लिखे प्रोग्राम का बाइट कोड बनाना एक साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें सही शब्दों को यूज करना होगा अपने एक्सप्लेनेशन किसी को देने के लिए। सही शब्द क्या होगा, हमने कहा देखो इंटरप्रेटर ओवरऑल कितने ट्रांसलेशन कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ओवरऑल कितने ट्रांसलेशन हुए। पहले हमारे लिखे प्रोग्राम का क्या बना, बाइट कोड। ठीक है, फिर इस बाइट कोड का क्या बना, मशीन कोड। ये है बाइट कोड, ये मान लो मशीन कोड है। बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। हमारे लिखे कोड का कोई नाम होता है, या ऐसे बोले हमारा लिखा कोड, हमने कहा नहीं, इसको बोलते हैं सोर्स कोड। हमारा लिखा कोड का टेक्निकल नाम होता है सोर्स कोड। तो मैंने आपको बोला था वोकैबुलरी बढ़ाते चले जाओ, नए नए शब्द आते जाएंगे। भाई ये तो होता ही है, बैंक में जाओगे तो बैंक के नए शब्द नहीं आएंगे, ड्राफ्ट, चेक, है ना, डीडी, टोकन, लेजर, क्रेडिट, डेबिट। तो जब तक इन शब्दों को आप जानोगे नहीं तब तक बैंकिंग में काम कैसे करोगे, आप कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसे ही किसी भी फील्ड में जब जाते हो तो उसके अपने शब्द होते हैं, पहले वो आपको सीखने होते हैं। हम सीख रहे हैं, है ना। सोर्स कोड मतलब, सोर्स का मतलब कितना आसान है। अगर मैं आपसे कहूँ सोर्स का मतलब क्या होता है, कोई चीज जहां से शुरू होती है वो सोर्स है। जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, अर्थ पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन। सन नहीं होगा तो एनर्जी है ही नहीं अर्थ पे, है ना। तो सन के पास कहाँ से आई, हमने कहा शुरू वहीं से होती है। मशीन कोड कहाँ से बना, बाइट कोड। बाइट कोड कहाँ से बना, हमारे लिखे प्रोग्राम से। हमारा लिखा प्रोग्राम कहाँ से बना, शुरू यहीं से हुआ था। तो जहां से जो चीज शुरू हुई उसको क्या बोलते हैं, सोर्स। इसलिए मेरे लिखे प्रोग्राम को क्या बोलेंगे, सोर्स। तो प्रोग्रामर जो कोड बनाता है उसे सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है, तो अब सोर्स कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट करने का काम होता है हमारे कंपाइलर। तो इस तरह से पाइथन इंटरप्रेटर में टू स्टेप ट्रांसलेशन है। फर्स्ट स्टेप सोर्स कोड टू बाइट कोड बाई कंपाइलर, और ये जो होता है ये एट वंस, एक बार में होता है। और सेकंड ट्रांसलेशन है बाइट कोड टू मशीन कोड बाई पीवीएम, और ये वो होता है जो आप जानते हैं, लाइन बाई लाइन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सर इंटरनल जो बिहेवियर है इंटरप्रेटर का वो हमारी समझ में आ गया। क्या आप ये बता सकते हैं कि सोर्स कोड जिस फाइल में सेव होता है उसका नाम क्या होता है, हमने कहा डॉट पी वाई। क्या आप ये बता सकते हैं कि बाइट कोड अगर किसी फाइल में सेव होता होगा तो उसका नाम क्या होगा, डॉट पी वाई। तो बाइट कोड जिस फाइल में सेव होता है उस फाइल का नाम होता है डॉट पी वाई सी। सर मशीन कोड जिस फाइल में, रॉन्ग स्टेटमेंट, मशीन कोड किसी फाइल में सेव ही नहीं होता। क्यों, अरे आपने कहा ना लाइन बाय लाइन, तो बाइट कोड की एक लाइन उठाई, मशीन कोड बनाया, सीपीयू को दे दिया, खत्म। कहीं सेव ही नहीं होता, यानी कि मशीन कोड कभी भी कहीं सेव नहीं होता है, क्योंकि वो एक साथ बन ही नहीं रहा है, एक एक लाइन का बन रहा है। सीपीयू को दे देते हैं, आउटपुट आ जाता है, पहले लाइन का मशीन कोड खत्म। बाइट कोड उठाया, सेकेंड लाइन मशीन कोड बनाया, आउटपुट आ गया, सेकेंड लाइन का मशीन कोड खत्म। तो मशीन कोड कहीं किसी फाइल में सेव हमारा नहीं होता है, कहीं सेव नहीं होता है। अच्छा, अच्छा मान लीजिए सर
ये सब बात हमारी समझ में थोड़ा थोड़ा आ रही है। अगर आप फिर से रन करते हैं तो क्या होगा? हमने कहा फिर से पूरा प्रोसेस होगा, फिर कंपाइल होगा, फिर कंपाइल होगा प्रोग्राम, फिर बाइट कोड बनेगा, मशीन कोड बनेगा, सीपीयू के पास जाएगा, आउटपुट आएगा। ऐसा बोलने में मुझे समय लग गया 4 से 5 सेकंड, होने में नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा सर, इस प्रोग्राम को फिर से रन कराएं तो हमने कहा फिर से ये प्रोसेस होगा। अब जब हम इस प्रोग्राम को कई बार रन कराने की बात करेंगे तो मन में एक क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन ये आएगा कि सर जितनी बार मैं रन करा रहा हूँ हर बार कंपाइल हो रहा होगा, यस। बाइट कोड फिर मशीन कोड में ट्रांसलेट हो रहा होगा, यस। तो दोबारा कंपाइल करके देखने की क्या जरूरत है? जब पहली बार मैंने रन करा लिया, सब कुछ सही था, तो अगली बार भी सही होगा। जब प्रोग्राम वही रन करा रहा हूं मैं तो। ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा कंपाइलर नहीं सोच रहा है। कंपाइलर ये सोच रहा है कि जितनी बार आपने उसे कहा कि ये फाइल लो, वो अपना चेक करेगा। उसे इस बात से फर्क नहीं है कि ये पहले कभी आई थी उसके पास या नहीं आई थी। जितनी बार कंपाइलर चलता है हर बार फाइल को नई फाइल मानता है। तो कंपाइलर अपनी जगह सही है, प्रोग्रामर भी अपनी जगह कहीं ना कहीं सही है। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामर ये सोच रहा है अभी तो इसमें एक लाइन है, मान लीजिए इसमें 1000 लाइन्स का कोड लिखा होगा, तो सर 1000 लाइन्स के कोड को एक बार कंपाइल करने में कुछ तो समय लगा ही होगा। अब वो समय दोबारा फिर लगेगा अगर मैं दोबारा रन कराऊंगा तो। अब थोड़ा सा अलग लग रहा है, अब सही नहीं लग रहा है, क्योंकि अब एक प्रोग्राम 10 बार रन कराने पर 10 बार कंपाइल होगा, तो वो समय कंपाइलेशन का बार बार मैं क्यों लगवा रहा हूँ? मैं भी अपनी जगह सही हूँ और कंपाइलर भी अपनी जगह सही है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि जितनी बार मेरे पास आता है फाइल मैं उसको नई फाइल ही मानता हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन थोड़ा आगे अभी मिलेगा। बाइट कोड पीबीएम ट्रांसलेट करेगा और मशीन कोड तैयार हो जाएगा। अगर मैं मशीन कोड को सेव करा लूं, अगर पहली बार जब पूरा प्रोसेस हो रहा था तो मशीन कोड जो बन रहा है लाइन बाय लाइन, मैं एक काम करता हूं उसको ना कहीं सेव करा लेता हूं किसी फाइल में, और जब दोबारा इस प्रोग्राम को रन करना होगा तो इस प्रोग्राम की जो मशीन कोड वाली फाइल बनी हुई है, क्यों ना मैं उसी को रन कर दूं सीधा। तो ना तो कंपाइल होगा ना मशीन कोड बनेगा, टाइम बहुत बच जाएगा मेरा, बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन होगा फिर। पहली बार के बाद, पहली बार तो स्लो होगा क्योंकि पूरा प्रोसेस होगा, बट अगली बार के लिए तो बहुत फास्ट हो ही जाएगा। जितने ट्रांसलेशन हो रहे हैं दोनों के दोनों खत्म हो गए, क्योंकि आपने क्या कर लिया, मशीन कोड को सेव करके रख लिया, अब उसे रन कराते रहो बार बार। आज कराओ, कल कराओ, परसों कराओ, जब कराना तब कराओ। और क्वाइट ऑब्वियस कि मशीन कोड का एग्जीक्यूशन फास्ट होगा क्योंकि फर्दर कोई ट्रांसलेशन उसमें अब नहीं करना होगा। बाकी आप बाइट कोड भी रन करवाओगे तब भी उसका ट्रांसलेशन होगा, सोर्स कोड रन करवाओगे तो उसके 2 ट्रांसलेशन होंगे। तो कुल मिलाकर मशीन कोड का एग्जीक्यूशन ही फास्ट होगा देन बाइट कोड और सोर्स कोड। तो क्यों ना मशीन कोड को सेव करवा लें। तो जब हम इस आइडिया पे काम करेंगे तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम आएगी। मशीन कोड सेव होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसका एक रूल कि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट फाइल में सेव होगा। एक नया टर्म आ गया, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट फाइल। आप ये सोचिए सबसे पहले कि मशीन कोड को सेव करने के बाद जब आप उसे रन कराएंगे तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करा रहे हैं? तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को प्लेटफॉर्म कहा गया है। इस स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम को प्लेटफॉर्म कहा गया है। तो आप अपने प्रोग्राम को किस ऑपरेटिंग सिस्टम या किस प्लेटफॉर्म पे रन कराएंगे? हमने कहा हम कराएंगे मैकिन्टोश पे। अब मैकिन्टोश पे अगर मशीन कोड को रन कराना है तो मैकिन्टोश पर मशीन कोड को सेव करने के लिए .dmg फॉर्मेट की फाइल होती है, .dmg। तो अब आपका मशीन कोड किस फाइल में सेव होगा? .dmg फाइल में सेव होगा। अब ये फाइल अगर मैं कॉपी करके विंडोज पे लाके रन कराऊं, इस फाइल के अंदर लिखा तो मशीन कोड ही है, बट विंडोज पे जब चलाऊंगा तो विंडोज पे ये नहीं चलेगा। क्यों? विंडोज क्या बोल रहा है कि मुझे मशीन कोड चाहिए .exe में रखा हुआ। मैं लेके चला गया लिनक्स के पास, लिनक्स ने कहा नहीं मुझे चाहिए .rpm। तो मशीन कोड ही है, लेकिन जब ये चलेगा तो किस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है उसके डिपेंडेंट फाइल के अंदर सेव होना चाहिए, तब चलेगा वरना चलेगा नहीं। तो अगर आप मशीन कोड को सेव करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ब्रेन में ये लाना होगा कि अब ये मशीन कोड मैं कहाँ रन कराना चाहता हूँ।
है ना, उस पर ही चलेगा, किसी और जगह नहीं चलेगा। तो अगर आपने विंडोज कंप्यूटर पे मशीन कोड सेव कराया तो डॉट .exe में ही सेव होगा। अगर आपने मैकबुक पर मशीन कोड को सेव कराया तो डॉट .dmg फाइल में ही सेव होगा। और अगर आप लिनक्स का यूज कर रहे हैं प्रोग्राम को रन कराने के लिए और आपने मशीन कोड सेव कराया तो वो डॉट .rpm फाइल में ही सेव होगा, किसी और में सेव होगा ही नहीं। तो अब वो उन्हीं पर चलेगा, कहीं और चलेगा नहीं। तो यस, मशीन कोड को सेव किया जा सकता है, यस मशीन कोड का एग्जीक्यूशन सबसे फास्ट होगा, लेकिन आपका मशीन कोड कैसा होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। अगर पाइथन लैंग्वेज ऐसा करने लगे, अपने मशीन कोड को सेव करने लगे, तो पाइथन के ऊपर एक लेबल लग जाएगा, पाइथन इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। अगर पाइथन ये लेबल अपने ऊपर लगा ले तो एक फायदा होगा, पाइथन फास्ट हो जाएगी। लेकिन पाइथन ने करना ही, ये लेबल अपने ऊपर हम नहीं लगाएंगे। तो कोई है ऐसी लैंग्वेज जिसने ऐसा करके दिखाया? कॉन्सेप्ट तो अच्छा लग रहा है, हमने कहा हाँ सी लैंग्वेज है ना, C++ है ना। तो सी और C++ लैंग्वेज का प्रोग्राम जब पहली बार आप रन कराते हैं तो उनकी मशीन कोड की फाइल बन जाती है और वो मशीन कोड की फाइल आपको दे दी जाती है। अगर आप विंडोज पे सी का प्रोग्राम रन कराते हैं तो सी का प्रोग्राम पहली बार जब रन होता है तो आपको डॉट .exe फाइल दे दी जाती है, और वो डॉट .exe फाइल लेकर पेंटर में घूमते रहो, जहां भी विंडोज कंप्यूटर मिले वहां पर उस प्रोग्राम को डायरेक्ट रन करा सकते हो। सी को इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास क्या आ चुकी है, सीधा मशीन कोड की फाइल आ चुकी है। लेकिन सर ये फाइल मैं मैकबुक और लिनक्स लेके जाऊंगा तो जीरो, किसी काम की नहीं, बेकार होगी फाइल है। तो सी पे क्या एक लेबल लगा हुआ है, सी इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो अगर कोई भी लैंग्वेज अपना मशीन कोड सेव करा लेगी तो एक फायदा हो गया, वो सबसे फास्ट एग्जीक्यूट होगी, उसका प्रोग्राम सबसे फास्ट एग्जीक्यूट होगा। और एक नुकसान हो गया कि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गई। अब पाइथन, जावा, सी, जब इन लोगों से हमने ऑब्जर्व करा कि ये लैंग्वेजेस, सी कह रही है कि हम मशीन कोड बनाएंगे, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी आ रही है, आने देते हैं। जावा पाइथन न करना ही, मशीन कोड नहीं बनाएंगे, एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो होगा, करने देंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रखेंगे अपने आप को। तो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि 1972 में सी लैंग्वेज आई थी। क्या 1972 में इतने ऑपरेटिंग सिस्टम होते होंगे? ये तो आज की बात हो गई कि विंडोज ले लो, मैकबुक ले लो, ये ले लो, वो ले लो। 1972 में तो एक ही दो चलते होंगे, और वो एक दो भी कौन होते होंगे, यूनिक्स और लिनक्स। लिनक्स भी नहीं, यूनिक्स चलता था उस समय। तो जिस समय सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई थी 1972 में, उस समय सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर साइंस के अंदर होता था जिसका नाम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सी पहली बार यूनिक्स पे चली थी। तो उनको उस समय ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा था कि अगर हमने यूनिक्स के लिए मशीन कोड सेव करा दिया तो कल को कहीं और चलेगा कि नहीं चलेगा। कल को जहां भी जाओगे वहां भी यूनिक्स ही होगा, चलेगा ही चलेगा। इतना फ्लेवर है ही नहीं उस समय मार्केट में। लेकिन जब ये लैंग्वेज आई है पाइथन जावा वाली, तो समय बदल चुका है, मार्केट में अलग अलग प्लेटफॉर्म तैयार हो गए। तो अब इन लैंग्वेजेस को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा प्रोग्राम सिर्फ एक ही जगह ना चले, हर जगह चले। तो मजबूरी है इन लोगों की। इसलिए लोगों को क्या करना होगा, इन लोगों को अपने आप को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी से बचाना होगा। बचाया कैसे? बचाया ये बीच वाला कोड बनाकर, बाइट कोड बनाकर। तो अब हम पाइथन में मशीन कोड को सेव कराने की बात नहीं करेंगे। काश हो जाता तो पाइथन का एग्जीक्यूशन फर्स्ट टाइम के बाद फास्ट होता ही होता। तो सर बाइट कोड बचा सकते हैं? हमने कहा बाइट कोड बाय डिफॉल्ट तो डिलीट कर दिया जाता है, बाय डिफॉल्ट ये डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन आप चाहें तो इसे बचा सकते हैं। तो अगर मैं बाइट कोड को बचा लूंगा तो बाइट कोड किस फाइल में सेव होगा, .pyc। .pyc फाइल अब आप किसी भी कंप्यूटर पर लेके जाओगे तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये ना तो विंडोज पे चलेगी, ना लिनक्स पे चलेगी, ना मैकबुक पे चलेगी। pyc फाइल कहाँ चलेगी, pvm पे चलेगी। तो आप अपना कंप्यूटर का एनवायरनमेंट कैसा रखोगे? ये आपका विंडोज कंप्यूटर, ये आपका पीवीएम, पीवीएम के ऊपर आपका बाइट कोड वाली फाइल पीवाईसी फाइल है। इसी तरह से आप लिनक्स का सिस्टम तैयार करेंगे, लिनक्स पर पीवीएम इंस्टॉल करेंगे और पीवाईसी फाइल चल जाएगी। तो पीवाईसी फाइल इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हियर प्लेटफॉर्म मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बट बाइट कोड फाइल इज पीवीएम डिपेंडेंट। तो बाइट कोड फाइल को जहां भी चलाना है वहां पर क्या होना जरूरी है,
पीवीएम, क्योंकि ये मशीन कोड तो है ही नहीं इसके पास, इसका मशीन कोड बनना बाकी है और ये काम कौन करेगा, पीवीएम। तो जहां भी बाइट कोड ले जाना है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस वहां पर पीवीएम इंस्टॉल कर लेना। तो ये तरीका जावा ने अपनाया, ये तरीका पाइथन ने अपनाया, ये तरीका काफी लैंग्वेजेस ने अपनाया कि हम अपने प्रोग्राम का मशीन कोड सेव ना कराकर एक स्टेप पहले जाते हैं और कोई इंटरमीडिएट कोड बनवा लेते हैं जिसको सेव करवा लेते हैं। तो सर ये बताओ फिर पी वाई और पी वाई सी में क्या डिफरेंस है? ना चलेगा पी वाई सी, ना चलेगा पी वाई। हमने कहा डिफरेंस है, पी वाई सी का मतलब सिंटैक्स एरर फ्री, गारंटी है। पी वाई का मतलब कोई गारंटी किसी चीज की नहीं, गलतियां हो सकती हैं। तो बाइट कोड तभी बनेगा जब गलती नहीं होगी, यानी कि काफी काम ज्यादा टाइम इसी में लगता है गलतियां ढूंढने में, वो टाइम एक बार लग चुका। ठीक है, तो इस तरह से बाइट कोड को हम चाहें तो बचा सकते हैं। सर बाइट कोड को बचा कर दिखाओ, कैसे बचाएंगे अगर बाइट कोड बचाना है तो? ठीक है, तो बाइट कोड को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट से ही प्रोग्राम को हम लोग रन कराएंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथन। अब ये तो हो गया ऑर्डिनरी वे पाइथन इंटरप्रेटर के साथ कमांड प्रॉम्प्ट से प्रोग्राम रन करने का। लेकिन अगर मैं इसका बाइट कोड बनाना चाहता हूं मैनुअली, रादर देन इंटरनल जो बनता है वो डिलीट हो जाए, तो हम लिखेंगे पाइथन स्पेस डैश एम स्पेस py अंडरस्कोर कंपाइल स्पेस नेम ऑफ पाइथन फाइल। तो इस कमांड का जब आप यूज करते हैं तो ये कमांड आपकी पाइथन फाइल का बाइट कोड बनाकर आपको दे देती है। सर इस फोल्डर के अंदर पाई कैचे फोल्डर बना, इसके अंदर आ गए। और ये कैसी है हमारी डॉट pyc पाइथन कंपाइल्ड फाइल। ठीक है सर, इसको ओपन करके दिखाइए। हमने कहा बिल्कुल, देखिए राइट क्लिक करा, ओपन विद नोटपैड, कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्यों? हमारे काम का ही नहीं, कुछ कुछ दिख रहा है लेकिन सब कुछ नहीं पता। आपको नहीं पता इस सिंबल का मतलब क्या है, आपको नहीं पता ये बॉक्स का मीनिंग क्या है, आपको नहीं पता ये क्या है। तो आप इनको बाइट कोड सिंबल्स कह सकते हैं, इनक्रिप्टेड कोड कह सकते हैं। पीबीएम को पता है कि इस बॉक्स का मतलब क्या है, पीबीएम जानता है कि इसका मतलब क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग मशीन कोड क्या बनेगा, पीबीएम को ये बात पता है। तो ये फाइल अगर मैं किसी को दे दूं, ये वाली फाइल अगर मैं किसी को दे दूं तो इस फाइल को रन किया जा सकता है। कैसे करेंगे अब वो सीखे। तो ये फाइल जहां भी रखी हुई है वहां पर कमांड प्रॉम्प्ट को लॉन्च करेंगे और फिर से लिखेंगे यहाँ पर पाइथन, लेकिन इस बार पाइथन इंटरप्रेटर को हम पी वाई फाइल नहीं देंगे, डॉट pyc फाइल देंगे रन करने के। आ गया आउटपुट। अब दोनों को एक साथ देखो, इधर मैं पाइथन को ये वाली फाइल देता हूं रन करने के लिए इंटरप्रेटर के लिए, आउटपुट आ रहा है। दूसरी तरफ मैं इंटरप्रेटर को pyc फाइल रन करने को दे रहा हूँ, आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर मैं बोलूंगा सोर्स कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ बोलूंगा मैं बाइट कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देखकर अभी हम नहीं समझ पाएंगे, बट लॉजिकली सोचिए एग्जीक्यूशन फास्ट किसका हो रहा होगा, सोर्स कोड का या बाइट कोड का? बाइट कोड का एग्जीक्यूशन फास्ट हो रहा होगा। एक लाइन का कोड है इसलिए फील नहीं आ रहा है कि स्लो फास्ट, जब बड़ा कोड होगा तो फील भी आता है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि अकेला पीबीएम कहीं मिलता है, नहीं। अकेला कंपाइलर मिलता है, उन्होंने कहा नहीं, मिलेगा पूरा इंटरप्रेटर। तो आप पाइथन इंटरप्रेटर ही लेकर आएंगे, उसी के अंदर कंपाइलर, उसी के अंदर पीबीएम आएगा। तो अगर आपको बाइट कोड दे दिया जाए तो भी आपको अपने कंप्यूटर पे पाइथन इंटरप्रेटर ही इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि सिर्फ पीबीएम अवेलेबल होता ही नहीं। अगर आपको अपने कंप्यूटर पर सिर्फ कंपाइल करना है तो सिर्फ कंपाइलर नहीं आता पाइथन का अकेला, आपको पूरा इंटरप्रेटर ही लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जब पाइथन इंटरप्रेटर को लॉन्च करते हैं तो इंटरप्रेटर देखता है कि जो मुझे मिल रहा है वो क्या है। अगर डॉट pyc फाइल है तो अपने अंदर पीबीएम को एक्टिवेट करेगा, और अगर पाइथन इंटरप्रेटर को आपने जो फाइल दी वो डॉट py फाइल है
तो अपने अंदर के पहले कंपाइलर को एक्टिवेट करेगा। तो इस तरह से हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो आपसे अब दोनों फाइलें एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब क्या है, इस डायग्राम को अब मैं और बेटर करके बना सकता हूँ कि ये मेरा इंटरप्रेटर, अब इस इंटरप्रेटर का जो इनपुट है वो डॉट पीवाई फाइल भी हो सकती है और डॉट पीवाईसी फाइल भी हो सकती है। डॉट पीवाई और डॉट पीवाईसी दोनों फाइलें हो सकती हैं। अगर डॉट पीवाई फाइल देंगे तो कंपाइलर, कंपाइलर के बाद फिर आपका पीवीएम, कंपाइलर फिर पीवीएम, ठीक है, ऐसे करके चलेगा आपका। ये कंपाइलर है, ये आपका पीवीएम। और अगर पीवाईसी फाइल देंगे इंटरप्रेटर को तो सीधा पीवीएम के पास कंट्रोल जाएगा, कंपाइलर वाला स्टेप बाईपास हो जाएगा। तो एक ट्रांसलेशन तो कम हुआ कम से कम। पाइथन ने आपको ये भी कहा है कि अगर आप स्पेसिफिक हो कि मैं प्रोग्राम जहां चलाऊंगा वो विंडोज कंप्यूटर ही होगा, तो आप मशीन कोड को भी सेव कर सकते हो, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी पाइथन में ला सकते हो। आप खुद जानबूझकर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी लाना चाहते हो, क्यों? क्योंकि आप अपने कोड को जहां रन कराना चाहते हैं फिक्स है कि वो प्लेटफॉर्म विंडोज ही होगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो जब हम अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाकर किसी को देते हैं और मुझे पता चल जाए कि ये हमेशा इसी पर चलेगा, तो मैं उसको पाइथन सोर्स कोड ना देकर, पाइथन बाइट कोड ना देकर पाइथन का मशीन कोड भी दे सकता हूँ। अगर मैं उसको पाइथन का मशीन कोड देता हूँ तो उसको अपने कंप्यूटर पर पाइथन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसे सीधा क्या दे दिया, मशीन कोड। लेकिन अगर मैंने किसी को पाइथन का बाइट कोड दिया या पाइथन का सोर्स कोड दिया तो ये तभी चलेगा उसके कंप्यूटर पर जब उसके कंप्यूटर पर पाइथन इंस्टॉल हो, वरना ये पाइथन का कोड फिर नहीं चलता। ठीक है, चलिए, तो इंटरनली कैसे हमारा ये सब हो रहा था, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे अपनी डे टू डे प्रैक्टिस करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है हम उस तरीके का यूज करेंगे, रादर देन कि हम इन बातों में उलझें कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर जो हो रहा है वो एक बार समझ में आ गया हमारे लिए, अब हर दिन थोड़ी पढ़ेंगे अंदर क्या हो रहा है। अब हम तो अपनी कोडिंग सीखेंगे, जो पाइथन की लाइब्रेरीज हैं, पाइथन के सिंटैक्स हैं, उनमें इंटरेस्टेड हम ज्यादा रहेंगे अब डेली। तो बस डेली हम जब प्रोग्राम बनाएंगे आइडल पे लिखेंगे, आइडल पे रन करेंगे, दैट्स इट। पीछे वो सब हुआ जो अभी हमने पिछले आधा घंटे में पढ़ा, कि पहले कंपाइलर चला होगा, बाइट कोड बना होगा, फिर मशीन कोड बना होगा, पीबीएम से ये सब हुआ होगा, वो सब पीछे हो गया। ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो गया, ये एब्स्ट्रैक्शन हो। ठीक है, अब सर ये बताइए कि ये जो आपने पाइथन इंटरप्रेटर की भी बात करी है, इसको ही थोड़ा सा आज अच्छे से निपटाती। तो काफी कुछ तो पता चली गया इसके बारे में, लेकिन अब हम ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर अपने आप में कौन है? एक हार्डवेयर कंपोनेंट होगा या एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होगा? जो चीज डाउनलोड हो गई हार्डवेयर तो नहीं हो सकती, सॉफ्टवेयर पार्ट ही रहा। तो इंटरप्रेटर अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, तो फिर ये भी तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया गया होगा। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि पाइथन अपने आप में एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, तो पाइथन लैंग्वेज किस लैंग्वेज में बनाई गई है, या पाइथन लैंग्वेज का जो इंटरप्रेटर है वो किस लैंग्वेज में बनाया गया है, ये क्वेश्चन हम अब करना चाहते हैं। और क्वेश्चन है तो वैलिड, क्योंकि इंटरप्रेटर अगर एक सॉफ्टवेयर पार्टी होता है तो वो भी तो किसी लैंग्वेज में कोड किया गया होगा। तो रॉसम ने जब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी तो उसका जो इंटरप्रेटर बनाया था वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया था, क्योंकि मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि 88 और 89 में रॉसम के ब्रेन में आ गया था कि पाइथन बनानी है। तो उस समय जावा तो थी नहीं, डॉट नेट तो थी नहीं, उस समय तो सी लैंग्वेज थी, और भी रही होंगी बट ज्यादा फेमस तो सी लैंग्वेज। तो रॉसम ने पहला इंटरप्रेटर कैसे बनाया होगा, सी लैंग्वेज बनाया था। उस इंटरप्रेटर को उन्होंने एक नाम भी दिया था, उस इंटरप्रेटर का नाम है हमारा सी पाई। तो पाइथन इंटरप्रेटर का पहला इंटरप्रेटर है, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं, पाइथन इम्प्लीमेंटेशन। तो आपसे पूछ सकता है कोई भी कि पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन क्या है,
इसका मतलब है पाइथन के इंटरप्रेटर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक है सी पाइथन। सी पाइथन इंटरप्रेटर डेवलप्ड इन सी लैंग्वेज। दूसरा पाइथन इंटरप्रेटर बनाया गया जावा लैंग्वेज में, जिसका नाम रखा गया जाइथन। और जाइथन इंटरप्रेटर डेवलप किया गया है जावा लैंग्वेज। तीसरा इंटरप्रेटर बनाया गया जिसका नाम रखा गया आयरन पाइथन। और ये इंटरप्रेटर डेवलप किया गया है डॉट नेट में। तो डॉट नेट अपने आप में कोई एक लैंग्वेज नहीं है, कलेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस है। बहुत सारी लैंग्वेज हैं डॉट नेट के अंदर आती हैं, जो विजुअल बेसिक, सी शार्प, जे शार्प, उन्हीं लैंग्वेजेस का यूज करके बनाए। ठीक है, और एक और इंटरप्रेटर है पाइथन का जिसका नाम है पाई पाई, और ये इंटरप्रेटर पाइथन में ही लिखा गया। इसके अलावा भी और सारे आते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन क्या है, तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर अगर करना हो तो हम ऐसे करेंगे कि वो ये पूछना चाह रहा है कि पाइथन के इंटरप्रेटर कितने होते हैं और वो किस किस लैंग्वेज में बनाए गए। इसी क्वेश्चन का शॉर्ट क्वेश्चन है पाइथन इम्प्लीमेंटेशन। तो एक पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन है सी पाइथन, जो कि सी लैंग्वेज में बनाया गया इंटरप्रेटर है। दूसरा है जाइथन, तीसरा आयरन पाइथन, और चौथा है पाई पाई। अब ये बात जानने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे। पहला, अभी आपने जो हमें समझाया, ये कौन सा इंटरप्रेटर समझाया है कि बाइट कोड बनाता है, पीबीएम होता है, ये होता है, वो होता है। और क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि सर आपने जो पाइथन डाउनलोड करवाई है हमसे अभी, ये तो इस पाइथन सेटअप के साथ भी पाइथन इंटरप्रेटर आया होगा। हमने कहा कौन सा आया हुआ है। दोनों क्वेश्चन एक ही है ना, पूछने का तरीका अलग। दूसरा क्वेश्चन, हमें कौन सा पाइथन इंटरप्रेटर पढ़ना चाहिए सीखते समय। कौन इंसान होगा जो जाइथन इंटरप्रेटर पे पाइथन रन करता होगा, और वो कौन इंसान होगा जो सी पाइथन इंटरप्रेटर का यूज करता होगा। कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा इंटरप्रेटर यूज करना चाहिए पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए। क्या ये सारे इंटरप्रेटर एक ही दिन बनाए गए थे या अलग अलग टाइम पे बनाए गए हैं। क्या इन सारे इंटरप्रेटर के भी अपने वर्जन होते हैं। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिनका आंसर वन बाई वन लेते हुए चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन सारे इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है, आखिरकार इनको बनाने की जरूरत क्या पड़ी, है ना, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो पहला आंसर आता है कि एज ए प्रोग्रामर मेरे लिए ये सारे इंटरप्रेटर एक जैसा बिहेवियर देंगे। अब चाहे आपका सी पाइथन है, चाहे आपका जाइथन है, चाहे आयरन पाइथन है, चाहे पाई पाइथन, कोई सा इंटरप्रेटर आप लगा लो यहाँ पर, अपना प्रोग्राम लिखिए। लिखने के बाद किसी भी इंटरप्रेटर को कह दीजिए कि प्रोग्राम को रन कराना है, तो कोई भी इंटरप्रेटर सेम मैनर में प्रोग्राम को रन कराएगा, सेम आउटपुट आएगा। यार कॉमन सेंस ही बात है, दो और दो चार पूरे वर्ल्ड में होते हैं, तो ये इंटरप्रेटर अलग अलग आउटपुट क्यों देंगे। तो कोई भी कोड जो मैं लिख रहा हूँ, तो उसका आउटपुट जो आएगा वो यहाँ पर सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। तो ये मन का डाउट खत्म हो गया कि मैंने जो लिखा है ऐसा ना हो दूसरे इंटरप्रेटर पर अलग आउटपुट आ जाए, उस पर लगा जाए, खत्म। आप जो लिख रहे हो उसका आउटपुट किसी भी इंटरप्रेटर पर एक ही आएगा। तो प्रोग्रामर को फर्क ही नहीं पड़ा कि ये सब क्या होता है। तो अगर मैं चैप्टर आपकी लाइफ से हटा दूं तो भी आप अच्छे डेवलपर बन जाएंगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप प्रोग्रामर हो। आप अपना प्रोग्राम लिखते हो, सोर्स कोड, और अपना आउटपुट देखते हो। इंटरप्रेटर कर रहा है, बीच में कोई भी आ जाए, सबका आउटपुट एक ही आना। लेकिन फिर भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है डिफरेंस। डिफरेंस आता है मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन और एग्जीक्यूशन टाइम को लेकर। कोई इंटरप्रेटर किसी प्रोग्राम को रन करने में जो मेमोरी कंज्यूम करेगा, हो सकता है दूसरा इंटरप्रेटर कम करे, ज्यादा करे। हो सकता है कोई इंटरप्रेटर टाइम थोड़ा कम ले रन करने का प्रोग्राम, हो सकता है कोई टाइम ज्यादा ले। तो ये जितने भी इंटरप्रेटर हो ना, इनमें डिफरेंस हमारा बैकएंड में है। बैकएंड मतलब जो आउटपुट में रिफ्लेक्ट नहीं करता।
एग्जीक्यूशन टाइम कम ज्यादा हो सकता है, मेमोरी कंजप्शन कम ज्यादा हो सकता है। तो ये डिफरेंस आते हैं इंटरप्रेटर टू इंटरप्रेटर। एज ए प्रोग्रामर मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि ये जो इंटरप्रेटर है ये मिलते कहाँ पर है और हमारे पास कौन सा आया हुआ है। जब आप डाउनलोड्स पर जाते हैं और यहाँ पर पाइथन 3.11 आता है, तो बाय डिफॉल्ट ये वेबसाइट हमें सी पाइथन इंटरप्रेटर प्रोवाइड करती है। क्यों सर, सी पाइथन क्यों करती है, पार्शलिटी क्यों कर रही है वेबसाइट? इसलिए कर रही है क्योंकि ये वेबसाइट रौसम ने बनाई। रौसम की ऑर्गेनाइजेशन है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, और रौसम ने जो पाइथन का इंटरप्रेटर लिखा था वो सी लैंग्वेज वाला था, जिसको हम सी पाइथन के नाम से जानते हैं। इसलिए ये वेबसाइट हमें सी पाइथन का इंटरप्रेटर देती है। और सर मुझे अगर बाकी के चाहिए तो कहाँ से मिलेंगे? बाकी के मिलने की अलग अलग वेबसाइट। एक वेबसाइट इसका नाम है jython.org। jython.org पर जाइए, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये लिखा है जाइथन का वर्जन 2.1.3। ये जा होम पर जाकर पढ़िए क्या है। जाइथन इज द जावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन। ठीक है, एक और वेबसाइट है, इसका नाम है ironpython.net। ये .net में लिखे हुए, और इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, 3.4। इसी तरह से एक वेबसाइट है py.org, वहां पर आपको लेटेस्ट वाली मिल जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है py.org। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि ये 4.8 टाइम्स फास्टर है, किससे? सी पाइथन से। ये अलग अलग वर्जन हमारे अलग अलग इंटरप्रेटर अलग अलग वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो अभी आपने देखा वो ये, पाइथन लैंग्वेज का अपना कोई वर्जन नहीं होता है। पाइथन लैंग्वेज का अपना कोई वर्जन नहीं होता। पाइथन लैंग्वेज अपने इंटरप्रेटर के वर्जन के नाम से ही जानी जाती है। तो जो आप कह रहे हो ना पाइथन 3.11 पढ़ रहे हैं हम, आप वास्तव में सी पाइथन का 3.11 वर्जन पढ़ रहे हो। इसलिए आप कह रहे हो कि हम पाइथन 3.11 पढ़ रहे हैं। अगर कोई इंसान पाइथन का जाइथन इम्प्लीमेंटेशन पढ़ रहा है तो वो ये बोलेगा मैं तो 2.7 पढ़ रहा हूँ। अगर कोई इंसान पाइथन का आयरन पाइथन वाला इम्प्लीमेंटेशन पढ़ रहा है तो बोलेगा मैं तो 3.7 पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आयरन पाइथन का लेटेस्ट वर्जन 3.7। तो पाइथन का अपना कोई वर्जन नहीं होता, पाइथन अपने इंटरप्रेटर के वर्जन से ही जानी जाती है। अब ये बताओ, अगर हमें कोई रास्ते में मिल जाए और हमसे पूछ ले कि पाइथन कौन सी पढ़कर आए हो, कौन से वर्जन की पाइथन पढ़कर आए हो, तो हम आंसर क्या दें? कि हम तो उसके आंसर में एक क्वेश्चन पूछेंगे उससे, और हम उसे अगर ज्यादा बताएंगे कि पाइथन का तो वर्जन ही नहीं होता, पाइथन के इंटरप्रेटर होते हैं, उनका अपना अपना वर्जन होता है, उस पर इतना टाइम ही नहीं होगा हमारी बात सुनेगा। तो अगर जल्दीबाजी में कोई है और आपको उसे आंसर देना है इस क्वेश्चन का कि पाइथन का लेटेस्ट वर्जन क्या है, तो आप सब कुछ जानते हुए भी सब इग्नोर कर देंगे और आप आंसर क्या देंगे? सी पाइथन का आंसर देंगे, क्योंकि वो भी इस बात को जानता होगा अनजाने में, है ना। उसे नहीं पता कि सी पाइथन क्या होती है और जाइथन क्या होती है, लेकिन उसे ये पता होगा 3.11 होती है। तो आप अपना आंसर क्या रखेंगे? सी पाइथन। जब भी आपसे कुछ पाइथन के बारे में कोई पूछता है, डिस्कस करता है, तो ऑटोमेटिकली जाने अनजाने में हम सी पाइथन को डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई सामने वाला स्पेसिफिक है कि नहीं मुझे तो जाइथन की बात करनी, तो वो शब्द यूज करेगा जाइथन, बोलेगा जाइथन पे ऐसा कैसे होगा, जाइथन में ये चीज कैसे होती है, ऐसे बोलेगा। अगर वो नहीं बोल रहा, सिर्फ पाइथन वर्ड बोल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन इक्वल टू सी पाइथन। क्लियर? तो मार्केट में अगर कोई आपसे बोले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए किसी एंट्रेंस एग्जाम में, किसी कंपनी के जॉब इंटरव्यू प्रोसेस में, कि बताओ इनमें से पाइथन का लेटेस्ट वर्जन क्या है, तो 3.11 लगा दें। अगर क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है कि बताओ सी पाइथन का लेटेस्ट वर्जन क्या है या जाइथन का लेटेस्ट वर्जन क्या है, तो आपको देखना पड़ेगा फिर। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग इंटरप्रेटर, ये मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब आज की क्लास हम यहीं पर रोकेंगे।
अगली क्लास, एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है मुझे अगली क्लास के लिए। मैं